नमस्कार। आज विश्व दमा दिवस के अवसर पर मैं बच्चों में दमा के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। जैसे कि आप सबको डॉक्टर निशांत और डॉक्टर नवीन ने बताया, दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके फेफड़ों के अंदर जाने वाले वायुमार्ग संकीर्ण हो जाते हैं और बलगम पैदा करते हैं। जब ऐसा होता है तब सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बच्चों का अस्पताल के इमरजेंसी में आने का मुख्य कारण देखा जाए तो वह दमा ही है। अस्पताल में भर्ती होने व विद्यालय में अनुपस्थिति का मुख्य कारण भी दमा ही है। पूरे विश्व में देखा जाए तो दमा का प्रसार 4 से 32% के लगभग है। कुछ देशों में 100 में से 4 बच्चे दमा के बीमारी से पीड़ित है, तो कुछ देशों में 4 में से 32। और भारत में देखा जाए तो 100 में से 5% बच्चे इस बीमारी के से पीड़ित हैं। दमे के दौरों के कारण में से मुख्य है एलर्जी, जुकाम के वायरस, धूल, रसायन, कसरत, भावात्मक संवेग और दवाइयाँ। 5 साल से छोटे बच्चों में जुकाम के वायरस ही मुख्यतः कारण है। इनके लक्षण सामान्य से तेज सांस चलना या सांस लेने में कठिनाई, सांस में साय की या सीटी जैसी आवाज आना, जिसे कि अंग्रेजी में व्हीजिंग कहा जाता है, खांसी जो रात में या भोर में और गंभीर हो जाती है, छाती में कसाव, धड़कन तेज हो जाना, थकान होना, अधिक पसीना आना, सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद ना कर पाना, माँ का दूध पीने या खाने में कमी, सफेद पड़ जाना, होंठ या नाखून नीले हो जाना। यदि आपके चिकित्सक ने पीक फ्लो मीटर के उपयोग का निर्देश दिया हो तो उसके पाठ्यांक में गिरावट आना। बच्चे बड़ों की तरह अपने लक्षण बता नहीं सकते, इसीलिए माँ बाप को जागरूक होना है कि जो दमे के मरीज है उनमें लक्षण किस तरह के होते हैं और अर्ली स्टेज में ही लक्षण समझना ताकि सही से उपचार हो सके। आपके बच्चे को दमा होने की आशंका। 5 साल से छोटे बच्चे, बहुत से बच्चे खांसी, जुकाम व बुखार के साथ उनको व्हीजिंग यानी कि छाती में सीटी की आवाज या साय की आवाज होना सामान्य बात है। लेकिन क्या हर बच्चा जिसमें खांसी और व्हीजिंग हो, क्या उसमें दमा होता है? जो बच्चे बहुत से बच्चे ट्रांजिएंट व्हीजर्स कहलाते हैं, यानी कि 3 साल तक या 5 साल तक उनकी जो व्हीजिंग है वो कंट्रोल में आ जाती है और 5 साल के बाद ये लक्षण नहीं होते। लेकिन कुछ बच्चों में जिनके जो साल भर में 4 से ज्यादा बार जिनको खांसी और साय की आवाज आती हो, उनमें दमा होने की आशंका ज्यादा होती है। और यदि बच्चे को किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, या वो फूड एलर्जी हो, किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी, या स्किन की एलर्जी हो जिसे एक्जिमा कहा जाता है, या एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि एलर्जी की वजह से बार बार छींके आना, ऐसा कुछ भी हो और उसे खांसी और व्हीजिंग होती हो तो उसमें दमा होने की आशंका ज्यादा है। अगर परिवार में किसी को भी दमा है या ऐसे कोई भी एलर्जी है तो उसके बच्चे में दमा होने की आशंका ज्यादा है। खांसी जैसे कि बताया गया आपको, जो रात में या भोर में गंभीर हो जाता हो, कसरत, मौसम के बदलाव, धुआं, तेज गंध, ठंडी हवा से अगर लक्षण बढ़ते हो, बिना बुखार के खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो, तो ये सब संकेत करते हैं कि बच्चे में दमा हो सकता है। दमे के रोग का परीक्षण, जैसे कि आपको पहले बताया गया, स्पायरोमेट्री। लेकिन बच्चों में एक प्रॉब्लम है कि 6 साल से छोटे बच्चे ये स्पायरोमेट्री कर नहीं पाते, क्योंकि इसमें बहुत ही तीव्र गति से और तेज फूंक मारना होता है और जो छोटे बच्चे इसमें सक्षम नहीं होते। 6 साल से जो ऊपर बच्चे हैं उनको पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे फूंक मारना चाहिए, और जब वो ये कर पाते हैं तब उनका ये टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है उनमें दमे की शिकायत है या नहीं। जहां पर स्पायरोमेट्री अवेलेबल ना हो वहां पे पीक फ्लो मीटर, जैसे कि पहले बताया गया आपको, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जिन बच्चों में आशंका होती है दमे की, हम उन्हें वो पीक फ्लो मीटर खरीदवाते हैं और कहते हैं 2 हफ्ते तक सुबह और शाम 2 बार दिन में पीक फ्लो मीटर को चेक करिए। अस्थमा के पेशेंट्स में यूजुअली सुबह के टाइम का दिन के टाइम का पीक फ्लो मीटर बेहतर होता है और रात के टाइम का पीक फ्लो मीटर खराब होता है। इसका लेना देना होता है बॉडी में स्टेरॉइड्स के लेवल के साथ। रात को और सुबह सुबह भोर के टाइम स्टेरॉइड्स का लेवल बॉडी में कम हो जाता है और इसीलिए जो दमे के सिम्टम है वो रात में ज्यादा होते हैं। दमे का उपचार,
अगर दमे का दौरा पड़े किसी को तो वायु मार्ग खोलने की दवाई जिन्हें कि ब्रोंकोडायलेटर कहा जाता है, वायु मार्ग की सूजन कम करने की दवाई जो कि स्टेरॉइड के जरिए होता है, एलर्जी कारकों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया कम करने की दवाई जो कि एंटी एलर्जिक जैसे कि सेट्रिजीन, एवेल, आपने सुने होंगे ये नाम, वो दी जाती है। बच्चे के लक्षण के कारण खोजने की कोशिश की जाती है कि क्या ट्रिगर्स है, क्या प्रेरक है जिसकी वजह से ये दमा हो रहा है। बच्चे को ज्यादा पानी पिलाना चाहिए और कुछ केसेस में जब गंभीर अनकंट्रोल्ड एस्मा हो तो एलर्जी संबंधी परीक्षण करना चाहिए। अगर दमे का दौरा पड़े तो बच्चे को, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये एक नेबुलाइजर मशीन है। बच्चे के माता पिता को एडवाइस दिया जाता है कि ये नेबुलाइजर मशीन घर में रखा जाए और जब दमे का दौरा हो तो इस तरह से मास्क को नाक पे मुंह पे लगा के, ये नेबुलाइजिंग चेंबर होता है, इसमें दवाई उनको बताया जाता है कौन सी दवाई किस मात्रा में इसमें डाला जाए और उसको अगर गंभीर दमे का दौरा पड़े तो हर 20-20 मिनट में ये 3 बार नेबुलाइजेशन दे सकते हैं ताकि दमे के दौरे पे कुछ कंट्रोल हो डॉक्टर के पास अगर तुरंत नहीं पहुंचा जा सकता। नेबुलाइजर के बदले ये इनहेलर जो कि मास्क और स्पेसर के जरिए छोटे बच्चों में दिया जाता है, वो भी दमे के दौरे पे नियंत्रण पाने के लिए सहायक साबित होता है। ये इनहेलर है और इस इनहेलर को इस मास्क, इस स्पेसर में फिट किया जाता है और स्पेसर में मास्क लगाया जाता है। जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। हम 5 साल तक के बच्चों में मास्क का प्रयोग करने की सलाह देते हैं और 8 से 10 साल तक के बच्चों में स्पेसर का यूज करना अनिवार्य है। हालांकि बड़ों में भी, बड़े बच्चों एवं वयस्कों में भी स्पेसर का प्रयोग करना बेहतर होता है। इससे जो इनहेलर की दवाइयां हैं वो फेफड़ों में पहुंचने में मदद मिलती है। ये कुछ आपने जिनको जो दमा से पीड़ित हो या जिनके बच्चों को कभी दमा हुआ हो वो इनको पहचानेंगे। ये ब्रोंकोडायलेटर एस्थलिन की दवाई है, ये इनहेलर, ये स्टेरॉइड की कॉमन दवाइयाँ है। स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर का कॉम्बिनेशंस भी आते हैं जो कि 6 साल से छोटे बच्चों में दे सकते हैं, 6 साल से बड़े बच्चों में दे सकते हैं। और जब दमे का गंभीर दौरा पड़ता है तो कुछ ब्रोंकोडायलेटर के साथ और भी दवाइयां के मिश्रण में ये इनहेलर्स आते हैं जो कि काफी सहायक साबित होते हैं। दमे के उपचार में लिखित दमा कार्य योजना बहुत जरूरी है, जिसे कि इंग्लिश में रिटन एक्शन प्लान कहते हैं। हर माँ बाप को जिनके बच्चे को दमे की शिकायत हो उनको एक एक्शन प्लान लिखित में देना चाहिए कि अगर बच्चे को दमे का दौरा पड़े तो उनको कौन सी दवाई कितनी मात्रा में कितनी बार दे सकते हैं, क्योंकि जब गंभीर दौरा पड़ता है तो इसका इलाज अगर तुरंत ना हो तो वो जानलेवा साबित हो जाता है। नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एडवाइस किए जाते हैं जो कि दिमाग पर नियंत्रण पाने में सहायक साबित होते हैं। पौष्टिक भोजन, कोई मैजिकल डाइट नहीं होता दमा को ठीक करने के लिए, लेकिन सही मात्रा में सब्जियां, वे फल जो है एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो कि हमारे सांस की नलियों में इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक साबित होते हैं। वजन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है क्योंकि मोटापा बढ़ेगा तो दमा और बदतर होगा। टीकाकरण, जैसे कि डॉक्टर निशांत ने आपको बताया, सालाना फ्लू वैक्सीन जो कि मध्य एवं गंभीर अस्थमा के पेशेंट्स हो उनमें सालाना फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन। बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए न्यूमोकोकस एक बैक्टीरिया होता है जिससे कि निमोनिया होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो अस्थमा जो गंभीर या मध्यम अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें न्यूमोकोकल वैक्सीन भी उनको लगाना चाहिए। लक्षण डायरी, जिसे कि अंग्रेजी में सिम्टम डायरी कहा जाता है, बच्चों के माता पिता को ये एडवाइस जरूर देना चाहिए कि उनको ये लक्षण डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें जब उनको लक्षण अस्थमा के लक्षण हो तो उनका विवरण लिखे, उसमें क्या तारीख थी, क्या जगह थी, दिन था या रात था, बाहर थे अगर घर के बाहर तो क्या वातावरण था, धूल चल रही थी
या ठंडी हवा चल रही थी, क्या दवाइयों का इस्तेमाल किया, और ये सब एक डायरी में लिखा होना चाहिए, ताकि जब वो अपने चिकित्सक के पास आए तो उनके पास सारा विवरण हो, उनको पता चले कि अस्थमा कंट्रोल में है या नहीं और सही उपचार मिल सके। चिकित्सक के पास तुरंत कब जाए? अगर सांस लेने में तकलीफ हो या सांस में सीटी जैसी आवाज आए, 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बुखार हो, गाढ़ा बलगम आए, दवाइयों की वजह से समस्याएं हो जैसे अस्थिरता, कंपन, घबराहट या पेट में दर्द। खतरे के लक्षण: सांस लेने में तकलीफ, सफेद या नीले होंठ या नाखून हो जाना, दूध पीने में तकलीफ, बात न कर पाना, घबराहट या बेहोशी, ये सब गंभीर अस्थमा के दौरे के संकेत है, और जिसका इलाज अगर तुरंत ना किया जाए तो यह जानलेवा हो सकते हैं। दमे के दौरे को रोकने के लिए दमे की दवा सदा अपने या अपने बच्चे के पास रखें। दमे के लक्षण चले जाए तब भी उसकी निर्धारित दवाइयाँ दीजिए। जब एक बार स्टेरॉइड का इन्हेलर किसी बच्चे में या बड़े में शुरू होता है तो उसे कम से कम 3 महीने तक लेने की सलाह दी जाती है। कई बार माता पिता अगर अस्थमा के लक्षण ठीक हो जाते 10-15 दिन में तो वो बंद कर देते हैं, यह हानिकारक होता है। कम से कम 3 महीने के लिए स्टेरॉइड का इन्हेलर जब शुरू किया जाता है वो देना चाहिए, और 3 महीने बाद फिर चिकित्सक देखते हैं अगर अस्थमा कंट्रोल में रहता है, कोई लक्षण नहीं होते हैं तो वो दवा को कम करते हैं, या अगर मिनिमम सबसे कम डोज में ही दी गई थी तो उसको बंद करते हैं। अगर दमे का कंट्रोल सही नहीं है तो वो उसको बढ़ाएंगे। तो अपने से कभी भी दवा बंद ना करें। जिन खाद्य पदार्थों, दवाइयों या चीजों से आपके बच्चे में दमा के लक्षण होते हैं उनसे उन्हें बचाइए। इन्हें प्रेरक या ट्रिगर्स भी कहते हैं। जिन लोगों को जुकाम या फ्लू हो उनसे संपर्क टालें, जो कि हर बार संभव नहीं हो पाता। जुकाम होने के पहले लक्षण से ही बच्चे को आराम दे और खूब तरल पदार्थ दे। सर्द मौसम में और धूल की आंधी के समय मास्क अथवा स्कार्फ का इस्तेमाल करें। धूल की आंधी के समय ज्यादा जितना हो सके बच्चे को घर से बाहर ना निकालें। बच्चे के फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए किसी व्यायाम के बारे में अपने चिकित्सक से बात करें। बच्चे को तनावरत वातावरण दे, क्योंकि तनाव से दमे की बीमारी और बिगड़ सकती है। बच्चा अगर तेज हंसे, तेज रोए, ये सब दमे के दौरे को बढ़ावा दे सकते हैं। धूम्रपान, ये अगर घर में कोई भी धूम्रपान करता हो तो उसकी धुएं की वजह से बच्चे में अस्थमा बिगड़ सकता है। तो अपने तथा अपने बच्चों के लिए, अच्छी सेहत के लिए धूम्रपान का सेवन ना करें। धन्यवाद। से पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगी जिसमें कि इन्हेलर और बच्चों में स्पेसर कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके वीडियोस दिखाना चाहूंगी। Remove the cap from the inhaler. Remove the cap from the spacer. Shake the inhaler well for 5 seconds. Insert the inhaler into the open end of the chamber. Ensure that the inhaler fits properly. Sit up straight or stand up. Tilt your head back slightly. Before starting to inhale, breathe out completely away from the spacer. Place the mouthpiece between your teeth and seal your lips tightly around it. Press the inhaler once, and then breathe in steadily and deeply. Hold your breath for 10 seconds, or as long as you are comfortable, and breathe out slowly. Repeat steps 3 to 10 after 30 seconds, if another dose is required.
जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं वो इन्हेलर यूज़ करते वक्त अपने सांस को रोक नहीं पाते, इसीलिए उनमें जो स्पेसर हम देते हैं तो हम कहते हैं उन्हें सांस रोकने की बजाय वो 10 बार गहरी सांस ले ले। और 5 साल से छोटे बच्चे स्पेसर को मुंह में अच्छी तरह से नहीं डाल पाते, इसीलिए उनमें हम मास्क का उपयोग करते हैं। अब एक और वीडियो जिसमें कि छोटे बच्चों में मास्क के साथ कैसे इन्हेलर देते हैं ये देखें। Metered dose inhalers, which are also commonly called puffers or inhalers, spray the medicine out so that you can breathe it deep into the lungs. Inhalers deliver medicine very quickly. Inhalers are compact and light, so they can be easily taken with you wherever you go. It's very important to use your inhaler the correct way to make sure the medicine gets deposited in the lungs, where it works the best. Incorrect technique can leave some of the particles from the medicine on your tongue or throat, where it won't help at all. A spacer, or holding chamber, is an attachment that should always be used with your inhaler. The spacer holds the medicine in place so you can breathe it in easier. Now let's demonstrate how to correctly use a spacer and face mask. Spacers with a mask on one end are used for smaller kids and babies. First, remove the cap from the bottom of your inhaler. When you get your new inhaler from the pharmacy, you need to prime or waste it by spraying the medicine into the air 4 times. Now, fit your inhaler into the opening at the end of the spacer. Shake the inhaler well for 10 seconds. Place mask tightly over nose and mouth. Push down on the inhaler once. Now the medicine is inside the spacer. Breathe in and out 6 times through the mask. Rinse your mouth out with water or brush teeth or get a drink after using controller medicines, such as inhaled steroids. Many times, the correct dose of your medicine will be to inhale 2 puffs. If this is what is prescribed for you, then wait 1 minute after the first puff, and then follow all of the steps again. Clean the plastic holder of the inhaler each week. Run warm water through it, shake off water, and set overnight to dry. Clean the spacer and mask each week by soaking in warm soapy water for 15 minutes and run water through it. Shake off water and set overnight to dry. Remember, if you have questions, call your doctor's office, asthma care team, or pharmacy. माफ़ कीजिएगा, ये वीडियोस अंग्रेज़ी में थे। तो आपने देखा स्टेरॉइड का इन्हेलर यूज़ करने के बाद हमेशा पेशेंट्स को बोलना चाहिए कि उन्हें गुनगुने पानी से कुल्ली करनी चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स अगर गले में डिपॉजिट हो जाता है तो वो फंगल इन्फेक्शन कर सकता है। और स्पेसर का सही देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। हर हफ्ते स्पेसर को साबुन वाले पानी में डुबोना चाहिए और फिर उसे नलके के नीचे नलके के बहते पानी में धोना चाहिए और उसे सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए। स्पेसर को अगर कपड़े से पोंछा जाए तो उसमें स्क्रैच मार्क्स आ जाती है, और फिर जब इन्हेलर स्पेसर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो दवाई स्पेसर के उन स्क्रैच मार्क्स में डिपॉजिट हो जाती है और सही से फेफड़ों में नहीं जा पाती सही मात्रा में। तो हर हफ्ते स्पेसर को धोए और हर 6 महीने में स्पेसर बदलना चाहिए। दो दिन में एक पास फिर एक ही कैप्सूल को 3 दिन तक कंटिन्यू करने को कहा। ऐसा उन्होंने 3 महीने किया, जबकि मैं चाहती हूँ तो वो आगे 3 महीने और बढ़ा देते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने बंद किया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वो हैंडल दे देती हूँ, तो विदिन 2 डेज वो ठीक हो जाती है और 2 महीने तक फिर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया आपको 2 तरह के इन्हेलर आते हैं। एक होता है रिलीवर, जिससे कि एस्पिरिन होता है, वो जब सिम्टम हो तभी लेना है, उसको रिलीवर बोलते हैं। और जो कंट्रोलर होते हैं वो स्टेरॉइड वाले होते हैं। जो स्टेरॉइड के होते हैं वो एक बार शुरू हो तो 3 महीने तो मिनिमम चलते थे और रोज डोज पे आके उसको बंद करते थे। और जो एस्पिरिन होता है या लीवोसैल्बुटामॉल होते हैं तो ये रेस्क्यूअर या रिलीवर मेडिकेशन बोलते हैं कि जब सिम्टम हो तभी देना पड़ता है। तो पिछले 1 साल में कितनी बार आपको एस्पिरिन इस्तेमाल करना पड़ा है? एस्पिरिन तो बहुत जल्दी बहुत छोटी तभी। अच्छा, तो मैक्सिमम कितनी बार इस्तेमाल किया पिछले 1 साल में? 30 हो गया 3 बार। और पिछले 6 महीने में या 3 महीने में 1 बार मैंने इस्तेमाल किया। कब इस्तेमाल किया था? अभी 2-3 महीने
2-3 दिन पहले, तब क्या हुआ था उसे? खांसी या ऐसा की सीटी की आवाज थी, क्या थी? उसे बस खांसी हुई थी, सिर्फ खांसी थी, सीटी की आवाज नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत भी नहीं थी। तो देखिए वो खांसी अगर जिसमें सांस लेने की दिक्कत हुई थी, सीटी की आवाज नहीं थी, कोई जैसे चोकिंग सेंसेशन जो बोलते हैं वो नहीं थी, तो वो खांसी अस्थमा की वजह से शायद थी भी नहीं और आपको जरूरत ही नहीं थी लेने की। तो आप अब यहाँ पे आए हैं तो हम एडवाइस करेंगे आप हमारे ओपीडी में फॉलोअप में आए, हम इसकी बिल्कुल अब क्योंकि इसकी 3 दिन पहले आपने एक डोज तरीके दिए मैक्स का, हम इसका स्पायरोमेट्री कराएंगे और अगर वो नॉर्मल है तो कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। और अगर अगली बार खांसी हो तो देखेंगे वो उसको अस्थमा की वजह से है या नॉर्मल जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, खांसी होती है, ठीक है? तो उससे आप हमारे पास ओपीडी में आइए, इसका स्पायरोमेट्री करेंगे और फिर उसके बाद से आपको मुझे जैसे अभी ये इसी में बैठा हूँ, जैसे मुझे खासा जुकाम है, वहाँ जाऊँगा पैरों में जाऊँगा छींकें आनी शुरू हो जाएगी, क्या ये दिमाग में ये दवा के लक्षण है? अगर आपको सांस नहीं चढ़ता है, खांसी नहीं है, ये हो सकता है कि एलर्जी राइनाइटिस, ये जैसे अस्थमा होता है, दमा होता है, वो फेफड़े में होता है, इसी तरह एलर्जी नाक के रास्ते में होती है, वो इस तरह प्रेजेंट करती है, छींकें आ सकती हैं, नाक से पतला पानी चल सकता है, तो वो नाक की एलर्जी हो सकती है, दमा नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? खाली पंखा भी चल रहा हो, उसके जो हवा का प्रेशर है उससे तो इसका बिल्कुल हो सकता है, इसकी दवाइयाँ भी चल सकती हैं, आराम भी मिल जाता है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। सर ये जो वैक्सीन है वो कैसे और कब मिलेगा? ये वैक्सीन जो है आमतौर पर हिंदुस्तान में हम कहें देश का अलग टाइम होता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये फ्लू वैक्सीन जो है हर साल इसका वायरस जो है अपना स्ट्रेन चेंज करता रहता है, तो हर मार्च के आसपास से अवेलेबल होनी मैनुफैक्चर होनी शुरू होती है। तो अगस्त सितंबर एक टाइम होता है जब आप फ्लू का शॉट या कहते हैं फ्लू की वैक्सीन लगा लें। बच्चों की खुराक आधी है, डोज इंजेक्टेबल, बड़ों की उससे डबल है। अगस्त सितंबर के टाइम से चलेंगे हिंदुस्तान के हिसाब से अगर फ्लू वैक्सीन की बात होगी। अगर निमोकोकल, जैसे डॉक्टर देवी ने बताया कि निमोनिया से बचने की एक वैक्सीन है जो कि 5 साल में एक बार लगाई जाती है उन लोगों को जिनकी उम्र 65 साल से कम है। जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और दमे के गंभीर मरीज हैं या दमा है उन्हें और दवाइयाँ इनहेलर वगैरह ले रहे हैं, तो हम रेकमेंड करते हैं कि एक बार वो लगा लें तो ज़िंदगी में वो 23 तरह के निमोनिया के कीटाणुओं से वो बचाव दे सकते हैं। तो उसका कोई सीजन ऐसा नहीं है। जो मैं आपको फ्लू का बताया वो लगभग आपका है अगस्त सितंबर में। आज के विशेषज्ञों को धन्यवाद देना